क्या आप जानते हैं अगर एक पायलट उड़ते हुए प्लेन की खिड़की को खोल दे तो प्लेन का क्या होगा। और तो और एक एरोप्लेन के टायर कभी भी फटते क्यों नहीं है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने बस और गाड़ियों के टायर को तो फटते हुए देखा होगा, लेकिन एक एरोप्लेन जब जमीन पर लैंड करता है तो उसकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और इतने बड़े प्लेन का वजन 1 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आपने एरोप्लेन के टायर को फटते हुए कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, हवाई जहाज के टायर को 45 इंच मोटे सिंथेटिक रबड़ से बनाया जाता है और इन टायरों में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है और इसी गैस के कारण टायरों में घर्षण की वजह से कभी भी आग नहीं लगती है। और क्या आपको पता है, हवाई जहाज के अगले हिस्से की खिड़की को खोला जा सकता है, लेकिन उड़ते हुए प्लेन में पायलट इसे कभी भी नहीं खोलता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना कम होता है कि इंसान ठीक से सांस भी नहीं ले पाएगा। क्या आप जानते हैं इस गेम को खेलते वक्त इंसान हमेशा बॉल के पुल में ही क्यों आकर गिरता है? अगर वो इस पुल से बाहर गिर जाए तो क्या होगा? और तो और दुनिया के सबसे बड़े ट्रैम्पोलिन पर अकेला इंसान इतना ऊंचा नहीं उछल पाता जितना कि वो 6 लोगों की मदद से उछल सकता है। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले बच्चों द्वारा खेले जाने वाले ट्रैम्पोलिन गेम अब बड़े लोगों में भी काफी फेमस है और गोल ट्रैम्पोलिन में लोगों को हवा में उछालने के लिए स्टील के स्प्रिंग भी लगाए जाते हैं। अकेला इंसान इस पर कम दबाव लगा पाता है, वहीं एक से ज्यादा इंसान इस पर ज्यादा दबाव लगाकर काफी ऊंचाई तक उछल पाते हैं। ऊंचाई जितनी बढ़ जाती है उतने ही एक्सीडेंट होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए गुब्बारे वाले ट्रैम्पोलिन पर लोगों की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ जाल लगाए जाते हैं और हल्के लोगों को उछालने के लिए ज्यादा भारी लोगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या आप जानते हैं दुबई जैसे अमीर शहर में एक मजदूर को महीने की कितनी सैलरी दी जाती है? क्योंकि इस शहर में काम करने के लिए सबसे ज्यादा लोग भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो या बड़े बड़े मॉल, इनको बनाने वाले ज्यादातर मजदूर भारतीय ही थे। यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा को बनाने में भी भारतीयों का काफी योगदान रहा है। दुबई इन देशों से वर्कर्स को इसलिए बुलाता है क्योंकि यहाँ सस्ते दामों पर अच्छे वर्कर्स काम करने के लिए मिल जाते हैं। वहीं भारत के लोग इसलिए दुबई जाते हैं क्योंकि वहाँ भारत से ज्यादा सैलरी दी जाती है। अगर कोई बिना एक्सपीरियंस वाला इंसान भी यहाँ जॉब करने जाता है तो उसे महीने के 1000 से 1200 दिरहम दिए जाते हैं, जो भारत के 22,000 से 25,000 रूपए के बराबर है। वहीं थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद इनको 50,000 रूपए तक की सैलरी दी जाती है। क्या आप जानते हैं एक लिफ्टिंग मशीन की मदद से आखिर कितने बड़े घर को उठाकर शिफ्ट किया जा सकता है? हाल ही में कोलकाता में नादिया हाईवे के बीच में आ रहे एक मकान को उठाकर 70 फीट तक पीछे खिसकाया गया, जो 3 मंजिल ऊंचा था। आखिर ये मशीनें कितनी ऊंची बिल्डिंग तक को उठा सकती है, चलिए जानते हैं। किसी भी बिल्डिंग को दूसरी जगह ले जाने से पहले उस नई जगह पर बिल्डिंग की फाउंडेशन तैयार की जाती है। एक बिल्डिंग को उठाने के लिए इसके चारों तरफ की मिट्टी खोदकर नीचे जगह बनाते हैं, जिससे इसके नीचे जैक लगाकर इसको उठाया जा सके। फिर हाउस लिफ्टिंग मशीन को धीरे धीरे बिल्डिंग के नीचे फिट कर दिया जाता है। ये मशीन प्रति स्क्वायर फीट घर को 1 मीटर खिसकाने में 300 रूपए लेती है। इसी तरह चाइना के सांघाई में 5 मंजिला बिल्डिंग को हाइड्रोलिक मशीन से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया। इन मशीनों की मदद से 3000 टन वजनी बिल्डिंग को भी आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं जिन जेसीबी से बिल्डिंग तोड़ना, गड्ढा खोदना और भारी सामान उठाने का काम करते हैं, आखिर इन जेसीबी को कैसे चलाया जाता है? ये देखने में बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन इन जेसीबी को चलाना गाड़ी चलाने से भी आसान होता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जिस मशीन को आप जेसीबी मशीन कहते हैं उसका असल नाम बैकहो लोडर या एक्सकेवेटर होता है। जेसीबी तो उसको बनाने वाली कंपनी का नाम है। एक्सकेवेटर मशीन को आगे चलाने के लिए सीट के सामने लगे दोनों लीवर को आगे पुश करेंगे, वहीं पीछे चलाने के लिए दोनों लीवर को पीछे की तरफ खींचेंगे और एक एक लीवर को दबाने पर ये लेफ्ट और राइट में जाएगा। वहीं पूरी मशीन को अपनी जगह पर घुमाने के लिए कैबिन के लेफ्ट साइड में एक लीवर लगा होता है और इसके आगे लगे बूम से खुदाई करने के लिए कैबिन के राइट में एक और लीवर लगा होता है। उसे आगे करने पर बूम नीचे जाता है और पीछे खींचने पर बूम ऊपर उठता है। जापान में ऐसा सिस्टम है कि राष्ट्रपति की गाड़ी भी जब रोड पर निकलती है तो लोगों को परेशान नहीं किया जाता और न ही रोड को ब्लॉक किया जाता है, बल्कि गाड़ी की खिड़कियों से खुद गार्ड बाहर निकलकर दूसरी गाड़ियों को धीरे होने के लिए कहते हैं। और नॉर्थ कोरिया में गार्ड गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि बाहर ही रहते हैं और गाड़ी के पीछे पीछे भागते रहते हैं। चाहे राष्ट्रपति को जितनी भी दूर जाना हो, गार्ड को गाड़ी के चारों तरफ ऐसी सुरक्षा बनाए रखनी पड़ती है। इंग्लैंड में राष्ट्रपति के निकलते ही गाड़ियों के साथ साथ बाइक की सुरक्षा भी दी जाती है। इसमें बहुत सारी बाइक राष्ट्रपति की गाड़ी के आगे वी शेप में लाइन बना लेती है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति की गाड़ी तो खुद ही सड़क पर चलते हुए किसी टैंक से कम नहीं है। और भारत में राष्ट्रपति की गाड़ी के चारों तरफ गार्ड घोड़े पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सारे घोड़े राष्ट्रपति की गाड़ी के चारों तरफ चलते हैं, जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं पानी के नीचे चलने वाली पनडुब्बी के इंजन से निकलने वाला धुआं आखिर कहाँ जाता है? क्योंकि इन पनडुब्बी में लगी बैटरी को चार्ज करने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण इनमें धुआं भी निकलता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक पनडुब्बी पानी में 3 से 4 किलोमीटर की गहराई में चलती है। ऐसे में बार बार सतह पर नहीं आ सकती, इसीलिए पनडुब्बी को 3 से 4 दिन में अपने जनरेटर को चलाने के लिए सतह पर आना पड़ता है, क्योंकि जनरेटर में ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो पानी के अंदर नहीं जल पाता। और सतह पर लाकर इन्हीं जनरेटर से पनडुब्बी की बैटरी को चार्ज किया जाता है, जिससे पानी के अंदर बैटरी से आसानी से चल पाती है। इसी कारण एक पनडुब्बी में कभी भी पानी के अंदर धुआं नहीं निकलता है। जब पनडुब्बी पानी से बाहर सतह पर आती है तभी इसका धुआं निकलता है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।